पहला तर्क, यदि किसानों को बचाना है, किसानों की आर्थिक समृद्धि कराना है, किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है, तो देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून नितांत आवश्यक है। देश में किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनना चाहिए। दूसरा तर्क, नहीं, यदि न्यूनतम समर्थन गारंटी मूल्य कानून बनता है तो भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका सारा पैसा फसलों को खरीदने पर खर्च हो जाएगा। जी हाँ, आपने पिछले कुछ समय से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और रोज शाम को होने वाली बहसों के माध्यम से इस प्रकार के अनेक तर्क और वितर्क सुने होंगे। और जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री है, नाम के अर्थशास्त्री है, जो विदेश की यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, जिनको ना तो गांव पता है, ना गांव की गलियां पता है, ना जिनको खेत पता है, ना खेत की पगडंडियां पता है, इस प्रकार के हार्वर्ड और विदेशों में पढ़े हुए अर्थशास्त्री जो पाश्चात्य इकोनॉमी के मॉडल को फॉलो करते हैं और प्रो कारपोरेट है, वो इस प्रकार के तर्क, जो दूसरे नंबर का तर्क है, वो इस प्रकार के तर्क देते हुए आपने लगातार उनको सुना होगा। जय हिंद, जय किसान। मैं हूं रंजित किसान वंशी और आपका बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल दी किसान वंशी पर। आज हम बात करेंगे किसानों के सबसे बड़े मुद्दे, जिसके लिए किसानों ने लगभग 1 साल से ज़्यादा दिल्ली के चारों तरफ किसान आंदोलन चलाया। उस मुद्दे पर हम बात करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है और न्यूनतम समर्थन गारंटी मूल्य कानून क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर क्या है एमएसपी। तो एमएसपी वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। अर्थात सरकार वर्ष में 2 बार, एक बार खरीफ सीजन जिसको हम बरसात की फसल कहते हैं, एक बार रबी सीजन जिसको आम भाषा में ठंड की फसल कहते हैं, उसको खरीदने के लिए सरकार 2 बार एक सरकारी मूल्य घोषित करती है। और सरकार किसानों से ये वादा करती है कि आप ये फसल लगाने के पहले ये मूल्य तय किया जाता है और किसानों से ये वादा किया जाता है कि यदि आप गेहूं बोएंगे तो हम इस मूल्य पर खरीदेंगे, यदि आप मसूर और मक्का की पैदावार करेंगे तो हम इस मूल्य पर खरीदेंगे। तो ये होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम दूसरा आता है कि क्यों तय किया जाता है एमएसपी, आखिर क्या कारण है कि एमएसपी तय किया जाता है। तो देखिए, सरकार एक कम से कम मूल्य जो किसानों को मिलना चाहिए, जो लागत होता है उससे 50% अधिक मूल्य जो किसानों ने अपने 1 किलो, मान लीजिए गेहूं उत्पादन के लिए 10 रुपये खर्च हुए उसके, तो 10 रुपये तो उसकी लागत प्लस 5 रुपये उसका मुनाफा, वो जोड़कर एक मूल्य सरकार तय करती है। और ये इसलिए तय किया जाता है ताकि किसानों को उसका वाजिब दाम मिल सके, उसको उसका जो मेहनत है उसका हक मिल सके और उसको जो उसने एग्रीकल्चर इनपुट लगाया है, जो लागत लगाया है, उस पर उसको मुनाफा मिल सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जो लोग खेती नहीं करते हैं, जिन लोगों का परिवार खेती से जुड़ा नहीं है, उनके दिमाग में अगला क्वेश्चन आता है कि कौन तय करता है एमएसपी। तो एमएसपी तय करता है सीएसीपी, जिसको कहा जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमिश्नर फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये सीएसीपी तय करता है। सीएसीपी एक संस्था है जो हर साल वर्ष में 2 बार, जैसे मैंने पहले बताया, वर्ष में 2 बार ये हर साल देखता है कि कितनी लागत लगी है और उस पर 50% मुनाफा देकर एक कमेटी होती है जिसके सदस्य किसान संगठन के लिए लोग होते हैं। ये बात अलग है कि जब से 2014 से मोदी सरकार आई है तब से अभी तक इसमें कोई भी किसान इसका सदस्य नहीं है। एसी रूम में बैठकर कुछ लोग जो ना तो उनको खेती किसानी का ज्ञान है, वो सीएसीपी में बैठते हैं और किसानों की मेहनत, उनका हक और उनका दाम तय करते हैं। अब कैसे तय होता है एमएसपी, अगला क्वेश्चन। तो कैसे तय होता है एमएसपी? खेती की लागत के अलावा, जैसा मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, 1 किलो गेहूं उत्पादन में मान लीजिए 10 रुपए खर्चे हुए, बीज, खाद, दवाई, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उसके कृषि यंत्र, उसने ट्रैक्टर चलाया
उसने बुआई के लिए ट्रैक्टर चलाया, पहले कल्टीवेशन के लिए ट्रैक्टर का चलाया, उसका खर्च है, और जो मजदूरी लगी उसका खर्च है। इन सब को जोड़ने के बाद और इसके साथ ही मार्केट में उस फसल की डिमांड क्या है, उसके साथ डिमांड के अलावा फॉरेन में दूसरे जगह पर उसकी मांग आपूर्ति की परिस्थितियों, मार्केट प्राइस टेट्स और अन्य फसलों की तुलना पर भी विचार करके सीएसीपी इसकी भाव तय करता है, एमएसपी तय करता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है कि अभी लागत का कितना गुना है एमएसपी। जैसा कि आप सब जानते हैं 2004 में एक स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई, स्वामीनाथन आयोग बना था, और ये स्वामीनाथन आयोग भारत सरकार ने बनाया था, इसलिए बनाया था ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके, किसानों को एक वाजिब दाम मिल सके, ताकि किसान अच्छा जीवन जी सके, किसान भी अपने बेटे को अच्छी जगह पढ़ा सके, अपने बुजुर्ग माता पिता का इलाज करा सके। तो उसके लिए स्वामीनाथन आयोग बना था, और स्वामीनाथन आयोग ने बताया कि यदि आप चाहते हैं कि किसान को उसकी मेहनत का हक मिले, तो आपको किसान को उसकी जो लागत है उस पर 1.5 गुना एमएसपी देना होगा, तब जाके किसान को एक संतोषजनक भाव मिलेगा और वो अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकता है। किसानों की आत्महत्या बंद होगी, किसान जो आज साहूकारों के कर्ज के बोझ में दबा हुआ है उससे बाहर निकल सकेगा। तो लागत आयोग एमएसपी इससे तय होती है, और उत्पादन लागत 2 प्रकार की होती है, इस पे भी एक बहस है। लगातार आप सुनते होंगे मोदी सरकार के मंत्री संतरी विधायक सारे आते हैं और कहते हैं कि मोदी जी ने ऐतिहासिक काम किया है, पहली बार 1.5 गुना दाम देने का काम मोदी जी ने किया है। अब इसमें 2 चीजें हैं, 2 प्रकार की कॉस्ट होती है, एक A2 कॉस्ट होती है और एक C2 कॉस्ट होती है। अब जो वर्तमान सरकार अभी जो एमएसपी की घोषणा करती है वो A2 कॉस्ट पर करती है, और जो किसान संगठन और स्वामीनाथन आयोग ने जो बोला है वो C2 कास्ट पर बोला है कि C2 कास्ट का 50% मुनाफा के जोड़कर किसानों को उनकी फसल का दाम देना चाहिए। तो A2 और C2 में क्या अंतर होता है? देखिए, सीधा और छोटी मैं आपको सामान्य भाषा में समझाऊं तो A2 कास्ट में बीज, खाद, दवाई, ट्रैक्टर यदि उसने चलाया, कृषि यंत्र, इनका खर्च जोड़ा जाता है। जबकि C2 कास्ट में इसमें 2-3 चीजें एडिशनल जोड़ी जाती है। जिस जमीन पर खेती की जा रही है उस जमीन का किराया, साथ ही जो घरेलू फैमिली लेबर जो किसान के घर के लोगों ने काम किया है उनका मजदूरी, वेतन, और साथ ही में जो महंगाई बढ़ती है वो। तो यदि जमीन का किराया जोड़ दिया जाए, साथ में उसकी फैमिली लेबर जोड़ दी जाए, तो ये होता है C2 कॉस्ट। और यदि केवल उसका खाद बीज का लागत जोड़ी जाए तो ये होती है A2 कास्ट। तो जो वर्तमान में अभी सरकार जो दे रही है वो दे रही है A2 कास्ट पे 50%। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो है किन फसलों पर तय होता है एमएसपी। तो देखिए, अभी जो भारत सरकार है वो रबी और खरीफ दोनों सीजन को हम देखें तो लगभग 23 फसलों पर एमएसपी की घोषणा करती है। खरीदी अलग बात है, मैं बोल रहा हूँ घोषणा करती है कि 23 फसलों की एमएसपी ये होना चाहिए। अब इसमें 7 फसल आती है अनाज की, 7 फसल आती तिलहन की, 5 फसल आती है इसमें दलहन की, और इसके अलावा 4 कमर्शियल क्रॉप इसमें शामिल की गई है, जिसमें धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, मूंग, उड़द, और इसके अलावा गन्ना, कपास, जूट। इन फसलों का दाम सरकार द्वारा एमएसपी के रूप में तय किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि एमएसपी सबसे पहले कब चालू हुई थी, एमएसपी की देश में शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1965 में जब हरित क्रांति आई थी उस समय से एमएसपी की शुरुआत हुई थी। अब 1966-67 में गेहूं की खरीदी के समय इसकी शुरुआत हुई एमएसपी की सबसे पहले 1966-67 में। इसके आगे हम देखें तो हमने देखा कि एमएसपी की घोषणा कैसे होती है, एमएसपी कितना घोषित किया जाता है, एमएसपी की कब शुरुआत हुई थी।
अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब सरकार वर्ष में 2 बार एमएसपी की घोषणा कर देती है, जब 23 फसलें एमएसपी कर खरीद और उसकी घोषणा करती है, तो फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जब 1.5 गुना किसानों को मिल रहा है तो फिर किसान क्यों लगातार एमएसपी गारंटी कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं? तो इसमें आपको एक बात समझना होगा, सरकार 23 फसलों की घोषणा करती है कि एमएसपी इतना होना चाहिए, और जब घोषणा करती हो तो आपने देखा है एक दिन मोदी जी का सुंदर फोटो, उसके साइड में स्थानीय विधायक का, पार्षद का, सरपंच का, चिंटू मिंटू जितने भी नेता हैं अपना एक फोटो लगाते हैं और बोलते हैं कि ऐतिहासिक बढ़ोतरी, इतनी बढ़ा दी, उतनी बढ़ा दी। लेकिन धरातल की सच्चाई क्या है? धरातल की सच्चाई ये है कि जो 23 फसलों पर एमएसपी घोषित की जाती है उसमें से मात्र 3 से 4 फसलें, और दो मुख्य तौर पर हम देखें तो 2 फसलें, पहली धान, दूसरा गेहूं, इनकी खरीदी इसलिए होती है क्योंकि पीडीएस सिस्टम में इनको बांटना होता है। तो ये 2 फसलों की खरीदी सरकार, एक तो गेहूं, धान, कभी कभार मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो चने की कभी कभार खरीदी होती है, कभी कभार मूंग की खरीदी होती है। इसके अलावा मोटे अनाज के रूप में ज्वार की खरीदी होती है। अब इस पे हम तो ये जो सबसे बड़ा जो लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है कि 1.5 गुना एमएसपी हो गई है, एमएसपी हर साल घोषित की जाती है तो बहुत ढोल नगाड़े गाड़े गाजे बाजे के साथ घोषित की जाती है, और पूरे देश के में मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग खेती किसानी से नहीं जुड़े हैं उनको ये बताया जाता है कि देखिए हमने इतनी एमएसपी बढ़ा दी किसानों की और किसानों का हमने इतना रुपया उनकी जेब में डाल दिया। लेकिन जब खरीदी करने की बात आती है तो सरकार दोनों हाथ खड़े कर देती है और किसान बेचारा एपीएमसी जो मंडी है और खुला मार्केट है उसके भरोसे रहता है, क्योंकि लगभग 6% किसान ही है देश का जो एमएसपी पे बेच सकता है। इसके बाद यदि हम आगे देखें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून क्या है? अब इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जिस चीज की आज किसान मांग कर रहे हैं। किसान मांग कर रहे हैं कि आप साल में जो 2 बार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हैं, हमारा केवल इतना सा निवेदन है कि आप एक कानून लाइए, उसमें ऐसा प्रावधान कीजिए कि किसी भी मंडी में और किसी भी जगह पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी फसल यदि खरीदी होती है तो जो व्यक्ति खरीदी करेगा उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी, उसको सजा होगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये आज किसान संगठन मांग कर रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए, किसानों को सरकार बोलती है कि एक न्यूनतम मूल्य, हम बता रहे हैं ये मूल्य तो किसानों को मिलना ही चाहिए, यदि ये मूल्य नहीं मिलता है तो किसानों को घाटा है। तो किसान मांग कर रहे हैं कि आप इस जो मूल्य है इसको आप गारंटी दे दीजिए और इस मूल्य पर हम हमारी खरीदी हो। अब इसमें एक क्वेश्चन कई लोगों का बनता है कि सरकार इतना अनाज कैसे खरीदेगी, सरकार इतना खरीद करेगी तो उसको कहाँ रखेगी, स्टोरेज कहाँ करेगी, उसको बेचेगी कहाँ, फिर वो पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। और इस प्रकार के कई प्रश्न जो स्वतः कई लोगों के दिमाग में उठे हैं और जो अर्थशास्त्री मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपको बताए हैं, उन प्रकार के अर्थशास्त्रियों ने आम भारतीय के दिमाग में और कई किसानों के दिमाग में इस प्रकार के क्वेश्चन भर दिए हैं। इसके बाद यदि हम आगे देखें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून आने से किसानों का क्या फायदा होगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून यदि आता है तो इससे किसानों का क्या फायदा होगा? तो देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून आता है तो एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप मूंग के किसान हैं, कोई मूंग का किसान है, उसने अपने 10 एकड़ खेत में मूंग की फसल लगाई है। अब मूंग का समर्थन मूल्य मान लिया जाए 7200 रुपये है, लेकिन जब मूंग की फसल तैयार होकर आती है तो किसान बेचने जाता है, मंडी के अंदर उसका भाव ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है उसका भाव, और उसका भाव हो जाता है 5000 रुपये प्रति क्विंटल। अब जो 1 क्विंटल मूंग का किसान को मिलना चाहिए 7200 रुपये, मंडी में कितना मिल रहा है? 5000 रुपये, क्योंकि सरकारी खरीदी नहीं हो रही है। अब सरकार लगातार ये कह रही है
कि मंडी में एमएसपी मिलता है, लेकिन ये कोरा और सफेद झूठ है। भारत की कोई भी एक ऐसी मंडी नहीं है जिसमें एमएसपी मिलता हो। केवल सरकारी केंद्र जहां पर एमएसपी के तहत खरीदी की जाती है, सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से खरीदी की जाती है, उन पर ही एमएसपी मिलता है। भारत की किसी भी मंडी में एमएसपी पर खरीदी नहीं होती है। तो जो बेचारे किसान का 72 साल का मूंग है वो 5,000 में हमारा बिकता है, और इससे क्या होता है कि प्रति क्विंटल लगभग किसान को 2,000 रुपये का घाटा होता है। अब एक एकड़ का आप हिसाब लगाएंगे तो 1 एकड़ में 5-7 क्विंटल मूंग पैदा होता है। अब पैसे में देखेंगे घाटा, तो 5-7 क्विंटल मूंग का 10 का लगभग 10 से 12,000 रुपये प्रति एकड़। 1 एकड़ के किसान को कितना नुकसान हो रहा है? 10 से 12,000 रुपये। अब सोचिए, किसान ने जो लागत लगाई है उसके अतिरिक्त जो आय उसको आना था, उसका 10 से 12,000 रुपये उसका नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हो गया? क्योंकि जो एमएसपी पे खरीदी है वो नहीं हो रही है, और मंडी में जो भाव है वो चूंकि ज़्यादा एक साथ जब फसल निकलती एक साथ निकलती है, भारत में सब लघु किसान है, उनके पास स्टोरेज की क्षमता नहीं है, उसके पास माल को रोकने की क्षमता नहीं है, मजबूरी में उनको अपना माल बेचना पड़ता है, और जिसके कारण उनको कम भाव मिलता है। अब 1 एकड़ के किसान को 10 से 12,000 रुपये का घाटा इसमें होता है। अब सोचिए, यदि उसकी सरकारी खरीद होती या ऐसा कानून होता कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बिक्री नहीं होगी, तो उसको 10 से 12,000 रुपये अतिरिक्त मिलता। इस 10-12,000 रुपये में वो अपने बेटे को अच्छी स्कूल में पढ़ा सकता था, वो अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज करा सकता था, वो जिससे उसने कर्ज लिया है उस कर्ज का भुगतान कर सकता था। और यही एक कारण है कि किसान तो अपने खेत में बहुत मेहनत करता है, किसान अपने खेत में और फसल उत्पादन में किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं करता है, लेकिन जो दिल्ली में सरकार बैठी है उनकी कलम बेईमानी करती है किसानों का भाव तय करने में, और किसान को भाव मिले ये कानून बनाने में दिल्ली की सरकार और उनकी कलम बेईमानी लगातार पिछले कई वर्षों से कर रही है, जिस कारण आज किसानों की ये स्थिति है। तो ये है फायदा न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनने का, कि किसान को एक श्योरिटी होगी जिस दिन वो खेत में बुआई करने जाएगा। जिस प्रकार आज गेहूं की बुआई करने जाता है तो उसको पता रहता है कि इतना मुझे दाम मिलेगा। अब इसके क्या नुकसान है? तो देखिए, इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य बनने के जो नुकसान लगातार प्रचारित किए जा रहे हैं उन नुकसान की मैं बात करता हूं। सबसे पहला जो नुकसान बताया जाता है वो बताया जाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यदि गारंटी कानून बनेगा तो देश का सारा पैसा चला जाएगा फसलों की खरीदी पर, और देश दिवालिया हो जाएगा। देश के पास दूसरे काम करने के पैसे ही नहीं बचेंगे। कुछ लोग आंकड़ा निकाल के लाए, 17 लाख करोड़ का खर्चा होगा, कोई 8 लाख करोड़ का आंकड़ा दे रहा है, कोई 12 लाख करोड़ का आंकड़ा दे रहा है। तो अलग अलग अर्थशास्त्री, जिनका मैंने कहा है ना तो गांव पता ना गांव की गलियां, ना खेत पता ना खेत की पगडंडियां, वो अर्थशास्त्री आंकड़ा निकाल के लाए हैं ताकि एक आम भारतीय को डराया जा सके और ये माहौल बनाया जा सके कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून ना बने। तो देखिए, इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा। मान लीजिए 10 लाख करोड़ का खर्चा आता है एमएसपी पर सारी फसलों को खरीदी करने पर। सारी फसल खरीदी मान लीजिए सरकार करती है तो 10 लाख करोड़ का खर्चा आता है। अब 10 लाख करोड़ की मान लीजिए जो फसल सरकार ने खरीदी है, वो फसल को सरकार ले जाके किसी समुद्र में तो डुबा तो नहीं देगी, ले जाकर किसी समुद्र में फेंक तो नहीं देगी। 10 लाख करोड़ की जो फसल खरीदी है, निश्चित तौर पर जो फसल सरकार ने खरीदी है या तो वो पीडीएस के माध्यम से उसको बांटेगी, या फिर वो दाल मिलों को देगी, शराब फैक्ट्रियों को उस माल को दिया जाएगा, या फ्रूट प्रोसेसिंग वाली फैक्ट्रियों को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो किसानों से खरीदा उसको वापस बेचेगी। तो मतलब जो पैसा सरकार ने लगाया है वो पैसा सरकार को वापस मिलेगा। तो पहला ये तर्क कि 10 लाख करोड़ का घाटा हो जाएगा, यह तर्क बिल्कुल गलत है, क्योंकि
सरकार जो 10 लाख करोड़ का खरीदी करेगी उसको वापस बेचेगी, या तो पीडीएस के माध्यम से, या फ्रूट प्रोसेसिंग के माध्यम से, या फिर दलहन तिलहन की फैक्ट्री जो इससे उत्पाद बाय प्रोडक्ट बनता उनको वापस देगी, मतलब सरकार को वापस उसका पैसा मिलेगा। दूसरा, मान लिया जाए सरकार 10 लाख करोड़ की खरीदी करती है, तो देखिए 10 लाख करोड़ की खरीदी करती है, लेकिन आमतौर पर क्या होता है, जब भी सरकार उतरती है, जैसे ही पता चलता है कि हाँ सरकार इस फसल की एमएसपी पर खरीदी करना चालू होगी, दूसरे ही दिन, दूसरे तीसरे दिन तत्काल मार्केट के अंदर तेजी आ जाती है, और उसका परिणाम ये होता है कि जो 5,000 का मूंग मार्केट में बिक रहा होता है, वो मूंग सीधा 6,000 साढ़े 6,000 रुपये बिकने लगता है। और उससे फायदा ये होता है कि बहुत सारे किसान, क्योंकि सरकार तत्काल पेमेंट नहीं करती है, तो सरकार में बेचेंगे, उसके बाद कुछ दिन इंतजार के बाद पेमेंट आता है, तो इसका फायदा ये होता है कि आधे किसान तो डायरेक्ट मंडी में अपना माल बेच देते हैं। तो 10 लाख करोड़ की सरकार यदि घोषणा मात्र कर देगी कि हमको खरीदी एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम खरीदी करेंगे, तो आधा माल तो स्वतः मार्केट में तेजी आ जाएगी और मार्केट में बिक जाएगा, तो सरकार को पूरी खरीदी भी नहीं करनी पड़ेगी। तीसरा, इसमें जो तर्क, पहला जो तर्क है कि अर्थव्यवस्था का पट्टा बैठ जाएगा, उसका मैंने बताया। दूसरा तर्क जो इसमें दिया जाता है कि यदि सरकार ने खरीदी चालू कर दी तो फिर किसान लो क्वालिटी का माल लाएंगे, किसान खराब माल लाएंगे और सरकार को खरीदना पड़ेगा। सरकार किस प्रकार से उसमें वो करेगी? तो देखिए, आज भी सरकार जो खराब माल होता है उसको नहीं खरीदती है। एक इसमें लेवल होता है FAQ, उसी माल को सरकार खरीदती है, और ये आगे भी रहेगा। सरकार को चाहिए कि 2-3 अतिरिक्त मंडी में पद नियुक्त किए जाए, जिनका काम केवल यही रहे कि वो देखे कि कौन FAQ क्वालिटी का माल है, उसको MSP पर खरीदी किए जाए, जो FAQ क्वालिटी का माल नहीं है उस पर खरीदी की जाए। और इससे भी आगे किसान संगठन तो कह रहे हैं कि सरकार खरीदी ना करे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार खरीदे हमारा माल, हम तो केवल ये कह रहे हैं कि MSP का गारंटी कानून बना दे और सरकार ये कह दे कि मंडियों में और बाहरी मार्केट में इससे कम रेट पर खरीदी नहीं होगी। तो ये हमने जो देखा है कि MSP गारंटी कानून क्यों जरूरी है, MSP गारंटी कानून बनने से क्या फायदे हैं, और जो नुकसान प्रचारित किए जा रहे हैं जिनमें कहीं कोई दम नहीं है। पहली चीज तो सरकार को खरीदी पूरी करना नहीं है, यदि सरकार मात्र कह देगी इतने में काम हो जाएगा। दूसरी चीज, आज कोई भी संगठन, किसान संगठन या किसान ये नहीं बोल रहे हैं कि सरकार हमारी खरीदी करे। उनका सीधी सी मांग है कि आप तो केवल घोषणा कर दीजिए कि हम खरीदी करें, घोषणा कर दीजिए कि MSP के नीचे कोई भी फसल नहीं बिकेगी, आप ये केवल कानून बना दीजिए। और तीसरा जो इसमें तर्क दिया जाता है कि खराब लाएगा, उसका भी समाधान है। तो ये था न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून के ऊपर सारी डिटेल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये जो जानकारी आपको मिली है इससे आप अन्य लोगों से जो इस प्रकार का झूठ प्रचारित करते हैं उनको जवाब दे सकेंगे, और किसानों के हक में, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून के हक में अपनी बात को रख पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, और हमारा जो चैनल है किसान वंशी, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आज जो युवा किसान हैं, एक एक युवा किसान तक ये बात पहुंच सके। और जो अर्थशास्त्री है, जो लगातार प्रो कारपोरेट उद्योगपतियों के लिए दलाली करने का काम करते हैं, उद्योगपतियों के लिए बेटिंग कर रहे हैं, इस प्रकार के अर्थशास्त्रियों को मुंह तोड़ जवाब हमारा एक एक किसान का बेटा दे सके, उसके लिए इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय किसान।